हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं अरिहंत बुक से 72 बीपीएससी के लिए सेट प्रैक्टिस 2 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं अरिहंत बुक का सेट प्रैक्टिस 2 आज हम। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अनेक प्रकार का प्रैक्टिस सेट, अनेक बुक का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन अधिकृत है? पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन है आपका? तो इसमें है राज्य वित्त आयोग। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। राज्य वित्त आयोग पंचायत की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करने हेतु अधिकृत है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। बिहार में नौपसान स्थल चिरांद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह गंगा, घाघरा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। दो में यह मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने बड़ी संख्या में हड्डी के औजारों की खोज का उल्लेख है। तीन में यह स्थल मध्य पाषाण चरण के बिना सीधे पुरापाषाण से नवपाषाण संक्रमण को दर्शाता है। उपरोक्त में कितने कथन सही है? तो कितने कथन सही है आपको? तो केवल 2 कथन सही हैं। दिए गए कथनों में 1 और 2 आपका सही, 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कथा चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित एक प्रमुख नौपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है। यह वास्तव में गंगा, घाघरा, गंडक और सोन के संगम के पास स्थित है, जो उपजाऊ भूमि और नदी के संसाधन प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि हड्डी के औजारों के अवशेष बरसिंगा सिंह व्यापक संग्रह के रूप में आप अद्वितीय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है मनसबदारों को निश्चित संख्या में सैनिक सवार रखना आवश्यक था। उन्हें केवल भूमि अनुदान जागीर के माध्यम से भुगतान किया जाता था। 3 में जात का पद मनसबदार और व्यक्तिगत स्थिति वेतन का संकेत देता था। 4 में यह प्रणाली वंशानुगत थी। मृत्यु होने पर पद पिता के पुत्र को हस्तांतरित हो जाता था। और 4 में है सैन्य संगठन दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही है? कहता है कौन कौन कथन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर बी 2 और 4। 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। देखेंगे हम। कहता है कथन आपका 2 सही है। कथन आपका 2 सही और 4। कहता है क्योंकि मनसबदारी जात पद किसी भी अधिकारी की व्यक्तिगत हैसियत और उसके वेतन को दर्शाता था, जबकि सवार पद यह तय करता था कि उसके कितने घोड़सवार सैनिक रखते थे। कथन 4 सही है क्योंकि दशमलव प्रणाली की व्यवस्था मंगोल की सैन्य संरचना की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें पदों की संख्या 10 गुणांक में होता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। आयकर अधिनियम 2025 6 दशक पुराने किस कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो आपको आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि आयकर अधिनियम 2025 ने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया है, जो संपूर्ण टैक्स कोड को समेकित और सरल बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी अधिवेशनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में बिहार में आईएनसी का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। 2 में 1922 के गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी, कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 3 में अबुल कलाम आजाद ने 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो उसमें बिहार का हिस्सा था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको? तो राइट आंसर वो डी 1, 2 और 3 आपका 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में दिए गए कथन तीनों सत्य है, क्योंकि बिहार में आईएनसी का पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी। 1922 में के गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने, स्वराज पार्टी का गठन। अबुल कलाम आजाद ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड का हिस्सा है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद प्रकृति में राजतंत्रीय थे। 2 में है वज्जी संघ एक गण संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। उपरोक्त में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो आपको केवल 2 सही है। वज्जी संघ एक गण संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 16 महाजनपदों में वज्जी संघ एक गण संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ में लिच्छवी प्रमुख थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, सूची 1 में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में आधुनिक स्थल है। सूची 1 में प्राकृतिक स्थल और सूची 2 में राज मिलान करना है आपको। तो इसमें हम मिलान करेंगे। तो आरिकमेडु 1 में है आरिकमेडु, तो आरिकमेडु कहाँ है? तो पुदुचेरी में है। 2 में लोथल, तो लोथल कहाँ है? तो 1 गुजरात में है। सी में है मुजरिस, तो मुजरिस कहाँ है? तो केरल में है। फिर कोरकई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत का ऐतिहासिक सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह नदी 559 मीटर ऊंचाई पर स्थित। यह नदी तल से 559 मीटर की ऊंचाई तल पर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। सूची 1 में आंदोलन है और सूची 2 में नेता के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में आंदोलन और नेता मिलान करना है। तो फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखेंगे आपको हाजी शरीयतुल्लाह थे। 2 में है पागलपंथी आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको करमशाह थे। सी में है बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन का नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। और उलगुलान का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। किस इसरो मिशन ने स्पेस डॉकिंग कक्षा में 2 उपग्रहों को जोड़ना सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो आपको स्पेस डेक्स किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसरो और स्पेस मिशन ने स्पेस डॉकिंग को सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में 2 उपग्रह शामिल हैं, SDX-01 और SDX-02 शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही सुमेलित है? जोड़ा पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तब वो कौन है? तो संध्याकर नंदी रामचरित्र आपको सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, क्योंकि आपको संध्याकर नंदी रामचरित्र लिखी है, यह पाल राजा रामपाल के बारे में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। तो गांधी इरविन समझौता, 1 में 2 में सांप्रदायिक पहचान, 3 में गोलमेज सम्मेलन और 4 में नेहरू रिपोर्ट। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको 5 मार्च 1931 को हुआ है। 2 में सांप्रदायिक पहचान, तो सांप्रदायिक पहचान कब हुआ है? तो आपको 16 अगस्त 1932 को हुआ है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है सितंबर 1931 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो नेहरू रिपोर्ट आपको अगस्त 1928 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले 4 में है नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, फिर है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, फिर 3 में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 और फिर है आपको सांप्रदायिक पहचान 16 अगस्त 1932। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। व्योम मित्र जिसकी उड़ान निर्धारित है, सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो किस रूप में किया गया है? तो AI संचालित अर्धमानवीय रोबोट में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। व्योम AI संचालित अर्धमानवीय रोबोट है। व्योम अर्थात आकाश मित्र को मानवीय कार्यों के अनुकरण करने और जीवन रक्षक प्रणालियों के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, मगध शासक बिम्बिसार का वह वैद्य कौन था जिन्होंने राजा प्रद्योत के उपचार के लिए उज्जैन भेजा गया था? तो आपको किसे भेजा गया था? तो जीवक को भेजा गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। जीवक मगध राजा बिम्बिसार के शाही वैद्य में महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। बिम्बिसार अशोक के अवंती के राजा प्रद्योत के उपचार के लिए उज्जैन भेजा था, जो पांडु रोग से माने पीलिया रोग से पीड़ित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, वह कौन सा शिलालेख विशेष रूप से अशोक के नाम का उल्लेख करता है, ना कि उसकी उपाधि देवनाम पीड़िये का? कहता वह कौन सा शिलालेख विशेष रूप से अशोक का नाम का उल्लेख करता है, ना कि उसकी उपाधि देवनाम पीड़िये का? तो कौन सा है? तो आपको मास्की है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कर्नाटक में स्थित मास्की शिलालेख ऐतिहासिक रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सम्राट का व्यक्तिगत नाम अशोक स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, सल्तनत काल के संदर्भ में फवाजिल क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल क्या था? तो फवाजिल पूछा गया था, आपको क्या था? तो आपको इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने को भुगतान की गई अधिशेष राशि, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने को भुगतान की गई अधिशेष राशि फवाजिल था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। फवाजिल उस अधिशेष या राजस्व को संदर्भित करता है जो इक्तादार अपने वेतन और सेना के रखरखाव के खर्चों को काटने के बाद केंद्रीय खजाने में जमा करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। दीपवंश और महावंश किस क्षेत्र के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसके लिए है? तो आपको श्रीलंका के लिए है। किसके? श्रीलंका के लिए। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से श्रीलंका के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली का प्रावधान किया है? तो आपको किसमें किया है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय के कार्यकारी परिषद के लिए लॉर्ड कैनिंग और पोर्टफोलियो प्रणाली की औपचारिक रूप से कानूनी मान्यता दी है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। बिहार का कौन सा आंदोलन ताना भगत से जुड़ा था? बिहार का कौन सा आंदोलन ताना भगत से जुड़ा हुआ था? तो आपको असहयोग आंदोलन जुड़ा हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बिहार का असहयोग आंदोलन ताना भगत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ताना भगत छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव आदिवासी थे, जिन्होंने 1914 में ब्रिटिश करों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। 1921-22 में ताना भगत औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और कांग्रेस के झंडे लेकर सभाओं में भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 20 है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आर्यभट्ट किससे संदर्भित करता है? तो किससे संदर्भित करता है? तो आपको सिंचाई के लिए पानी उठने वाला उपकरण को, सिंचाई के लिए पानी उठने वाला उपकरण को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित आर्यभट्ट सिंचाई के लिए पानी उठने वाला उपकरण रहट को संदर्भित करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 22 है। पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती के नेता कौन थे? तो बर्रा डकैती के नेता कौन थे? तो आपको कौन थे? तो पुलिन बिहारी दास थे। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक पुलिन बिहारी दास ने वर्ष 1908 में पूर्वी बंगाल के ढाका जिले में एक जमींदार के आवास पर बर्रा डकैती का आयोजन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 23 है। किस विद्रोह को खेरवार आंदोलन के नाम से जाना जाता है? खेरवार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आपको सफा होड़ आंदोलन को जाना जाता है। सफा होड़ आंदोलन। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। सफा होड़ आंदोलन को खेरवार आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 24 है। मौर्य प्रशासन में बाट और माप का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो कौन थे? तो आपको पोतवा अध्यक्ष था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। पोतवा अध्यक्ष मौर्य साम्राज्य के बाट और माप के मानकीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 25 है। भारत के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्लेट सीमा अंतःक्रिया के कारण
उच्च तीव्रता वाली भूकंपों के लिए सबसे अधिक प्रवण है? तो कौन सा प्रवण है? तो हिमालय पट्टी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारत की हिमालय पट्टी सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि यह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच चल रही निरंतर टक्कर अभिसारी प्लेट सीमा के मुहाने पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। तूफान की शुरुआत के दौरान तटीय क्षेत्रों में लेक इम्पैक्ट या स्थानीय भारी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो आपको गर्म पानी की तीव्र वाष्पीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गर्म पानी के तीव्र वाष्पीकरण तूफान की शुरुआत में तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा लेक इम्पैक्ट का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 27 है। बिहार में बौद्ध सर्किट के निम्नलिखित स्थलों में किस उस स्थान के रूप में मान्यता दी गई है जहां बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया और अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो कहाँ दिए थे? तो आपको वैशाली में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बिहार के बौद्ध सर्किट में वैशाली का यह वह स्थान जहां बुद्ध अपना अंतिम समय बिताया और अपना अंतिम उपदेश दिए थे। वैशाली में बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण मृत्यु की घोषणा किए थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न संख्या 28 है। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र में गतिमान करना अवधारणा बुद्ध के जीवन के किस विशिष्ट चरण से संबंधित है? तो किस विशिष्ट चरण से संबंधित है? सारनाथ के मध्यम मार्ग के उपदेश देना। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बौद्ध अवधारणा धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में मध्यम मार्ग का उपदेश देने के चरण से जुड़ी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। स्वराज शब्द बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में लोकप्रिय बनाया गया। पहली बार राजनीतिक धार्मिक सुधारवादी के संदर्भ में किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो आपको आर्य समाज के प्रवचन दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। आर्य समाज के प्रवचन दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द पहली बार राजनीतिक धार्मिक सुधारवादी संदर्भ में प्रयोग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। 31 है। मूल रूप से मौर्य काल के दौरान निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? जैसे कि जूनागढ़ शिलालेख में दर्ज है। तो आपको किसमें किया गया था? रुद्रदामन प्रथम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। शक शासक रुद्रदामन प्रथम के बाढ़ से हुई क्षति के बाद सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। जैसे जूनागढ़ शिलालेख 150 ईस्वी में दर्ज है। ये झील मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन गवर्नर पुष्पगुप्त द्वारा निर्मित की गई और अशोक के समय में तुपस द्वारा नहरें जोड़ी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है। बिहार के किस पाल शासक ने नालंदा के पतन का मुकाबला करने के लिए तांत्रिक बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? तो आपको धर्मपाल ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। इसका निर्माण नालंदा के शैक्षणिक गुणवत्ता में आ रही गिरावट को देखते हुए एक वैकल्पिक और विशिष्ट तांत्रिक बौद्ध शिक्षा वर्ज्यान केंद्र के रूप में किया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। शेरशाह सूरी के अधीन कौन सा सिक्का जिसे एक मानकीकृत मुद्रा सुधार के हिस्से के रूप में पेश किया गया था जो आधुनिक भारतीय मौद्रिक प्रणाली का अग्रदूत बना? तो आपको अग्रदूत बना तो रुपया बना। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रुपया पेश किया जो लगभग 178 ग्रेन माने 11.5 ग्राम का वजन का एक चांदी का सिक्का था। यह सिक्का इतना सुव्यवस्थित और मानकीकृत था कि यह मुगल, मराठा और ब्रिटिश काल के दौरान मुद्रा प्रणाली का आधार रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 33 है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद सप्तकर्णी गुफा में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति किस प्राचीन शहर के पास आयोजित की गई थी? किस प्राचीन शहर के पास आयोजित की गई थी? तो आपको राजगीर में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर के प्राचीन नाम राजगृह में सप्तकर्णी नामक गुफा में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने किए थे? तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन 1987 मद्रास की अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम मध्यस्थ थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 35 है, अमृतसर शहर जो बाद में सिख धर्म के आध्यात्मिक केंद्र बना, स्थापना किस गुरु ने की थी? तो किसने किए थे? तो आपको गुरु रामदास ने किए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। चौथे सिख गुरु रामदास ने 1577 में अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर का मूल रूप से रामदासपुर या चक्का रामदास के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अमृत सरोवर अमृत का कुंड के निर्माण का उद्घाटन किया, जिससे अंततः शहर का नाम अमृतसर पड़ा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 36 है, बिहार में बार बार आने वाली बाढ़ की तीव्रता वाले भौगोलिक और जल विज्ञान संबंधी कारक में सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है आपको? तो हिमालय नदियां की ऊंचावत, अवसाद और कम जल मार्ग का ढाल से प्रभावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। उत्तर बिहार में आने वाले विनाशकारी बाढ़ का मुख्य कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां की विशिष्ट भौगोलिक और जल विज्ञान संबंधी प्रकृति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 37 है, बीटेक्स समूह के तहत बेंजीन का वर्गीकरण किस आधार पर आधारित है? तो किस आधार पर आधारित है? तो आपको इसकी सुगंधित वलय संरचना और अस्थिरता पर। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बीटेक्स समूह के तहत बेंजीन और वर्गीकरण इसकी सुगंधित वलय संरचना और स्थिरता पर आधारित है। बेंजीन, ट्यूनी, एथिलीन बेंजीन, जाइलिन और उसकी साझा सुगंधित वलय संरचना C6H4 कोर और पेट्रोलियम से निकलने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के रूप में उच्च स्थिरता अस्थिरता के कारण एक वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, जाति विरोधी ग्रंथ गुलामगिरी जो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना के रूप में लिखा गया, उन्मूलनवादी विचारों का प्रेरित था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। ज्योतिबा फुले 1873 में गुलामगिरी लिखी थी, जिसमें जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानताओं को ध्यान केंद्रित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 39 है, टाल मिट्टी जो उच्च उर्वरता और भारी बनावट की विशेषता रहती है, मुख्य रूप से बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बक्सर और भागलपुर तक गंगा के दक्षिण एक संकन पट्टी में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। टाल मिट्टी मुख्य रूप से बिहार के गंगा नदी के दक्षिण तट के समानांतर बक्सर के भागलपुर तक का लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी की एक संकीर्ण पट्टी में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 14 है, भौतिक भूगोल में क्रायोस्फीयर शब्द निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? क्रायोस्फीयर में निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल है? तो आपको इनमें से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि क्रायोस्फीयर पृथ्वी के सतह के उन हिस्सों को संदर्भित करता है जहां पानी ठोस रूप में जिसमें समुद्री बर्फ, झील का बर्फ, नदी का बर्फ और बर्फ का आवरण, ग्लेशियर, आइस कैप, बर्फ इत्यादि की चादरें जमी हो शामिल होती हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से एक से अधिक माने आपको ग्लेशियर भी होगा, मौसमी बर्फ भी होगा, फोरकास्ट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में सही ढंग से बताना है कि प्रायद्वीपीय नदियां की तुलना में हिमालय नदियां अधिक अवसाद क्यों संदर्भित करती हैं? तो आपको इनमें से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि प्रश्नानुसार एक से अधिक हिमालय नदियां अधिक अवसाद भार के लिए जिम्मेदार है। हिमालय नदियां अपनी युवावस्था में हैं, जिसकी विशेषता उच्च वेग और अत्यधिक लंबवत अपर्दन का क्षमता है। भूविज्ञान ढाल हिमालय नवीन वलित पर्वत है जो नाजुक अवसादों चट्टानों से बने हैं। तीव्र ढाल अपर्दित सामग्री के नीचे की ओर परिवहन और तेज कर देती है। मानसूनी वर्षा जलग्रहण क्षेत्रों को तीव्र वर्षा भूस्खलन को बढ़ावा देती है, जिसमें नदी के तल पर भारी मात्रा में गाद जमा कर देती है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ है और एक स्थिर और कठोर चट्टानों पर बहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसमें तीनों आपका सही है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 42 अल नीनो मुख्य घटना मुख्य रूप से किस महासागरीय क्षेत्र में असमान रूप से गर्म होने का परिणाम है? तो आपको पूर्व भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
अल नीनो की घटना मुख्य रूप से पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रशांत महासागर के असमान रूप से गर्म होने का परिणाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। कहता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण और उसके तीव्र होने के लिए कई अनुकूल भौगोलिक और वायुमंडलीय स्थिरता को एक और साथ होना आवश्यक है, जिसमें ए बी सी तीनों अनिवार्य है। ए बी सी तीनों अनिवार्य है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 44 है, जल निकासी भूगोल में जल विभाजक की अवधारणा किससे संदर्भित करती है? जल निकासी भूगोल में जल विभाजक की अवधारणा किसमें संदर्भित करती है? तो आपको किसमें करती है? तो आपको दो ड्रेज बेसिनों को अलग करने वाली एक ऊंची पट्टी को आपको संदर्भित करती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। जल विभाजक एक ऊंची क्षेत्र होती है जिसे पर्वत श्रृंखला का पठार जो दो आसान जल निकासी और घाटियों को अलग करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 45 है, एक परिभाषित भू आकृतिक विशेषता के रूप में फुमुदी की उपस्थिति सबसे सीधे किस हाइड्रोलॉजिक स्थिति से जुड़ी हुई है? तो आपको किस हाइड्रोलॉजिक स्थिति से जुड़ी हुई है? तो आपको जैविक संचय के साथ मीठे पानी की निकायों का दीर्घकालीन ठहराव से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। फुमुदी की उपस्थिति सीधे मीठे पानी की निकाय और दीर्घकालीन ठहराव और जैविक संचय से जुड़ी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मुख्य रूप से क्या इंगित करने के लिए रामसर स्थलों से जुड़ा हुआ है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मुख्य रूप से क्या इंगित करने के लिए रामसर स्थलों से जुड़ा हुआ है? तो आपको गंभीर मानव जनित खतरे के तहत आर्द्रभूमि को, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मुख्य रूप से गंभीर मानवजनित खतरे के तहत आर्द्रभूमियों के संरक्षण को इंगित करता है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची है जहां प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना है। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील वर्तमान में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47, भारत में काली मिट्टी जो कपास उगाने के लिए आदर्श है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आपको दक्कन ट्रैप पठार में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। काली मिट्टी जिसे रेगुर भी कहा जाता है दक्कन के पठार में ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 48 है, भारत में कॉफी की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में स्थानिक रूप से केंद्रित है। क्यों है? तो आपको पर्वतीय वर्षा और छायादार परिस्थितियों के संयोजन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में कॉफी की खेती मुख्य रूप से पर्वतीय वर्षा छायादार परिस्थितियों के संयोजन के कारण पश्चिमी घाट पर केंद्रित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 49 है, कौन सा काल्पनिक रेखा भारत में लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत में लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है? तो आपको कर्क रेखा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के लगभग दो भागों में विभाजित करती है। यह भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर बहती है। यह रेखा भारत के उपोष्ण कटिबंधीय उत्तरी भाग को और उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी भागों से अलग करती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या हम 15 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में चक्रवात प्रणाली है, सूची 2 में विवरण है। एक में है आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का हो जाएगा आपको 1 या स्पष्ट आई के साथ गर्म कोर। 2 में शीतोष्ण चक्रवात, तो आपको हो जाएगा ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के कारण निर्माण। 3 में बंद चक्रवात, तो होगा मध्य अक्षांश प्रणाली में तेजी से दबाव का गिरना। डी में जुड़वा चक्रवात, तो आपको होगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर एक साथ विकास। इस प्रकार एक का ए, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। फुजीवारा प्रभाव किससे संबंधित है? फुजीवारा प्रभाव किससे संबंधित है? तो आपको किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा दो पास के चक्रवातों को आपसी अंतःक्रिया और घूर्णन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
फुजीवारा प्रभाव दो आसपास के चक्रवातों की आपसी अंतःक्रिया और घूर्णन को संदर्भित करता है। फुजीवारा प्रभाव तब होता है जब दो चक्रवात एक दूसरे के काफी समीप आ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना सलाह दें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 52। हम प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अरब सागर के ऊपर तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वृद्धि की सबसे अच्छा व्याख्या करता है। तो व्याख्या कौन करता है? तो आपको समुद्री सतह के तापमान में तेजी से वृद्धि और निम्न पवन अपरूपण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, समुद्री सतह के तापमान में तेजी से वृद्धि और निम्न पवन अपरूपण अरब सागर के तीव्र चक्रवातों में वृद्धि का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, विधेयकों पर सहमति से संबंधित संवैधानिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह संवैधानिक रूप से निहित समय सीमा पार हो जाती है तो अदालतें विधेयक पर सहमति मान सकती है। दो में सहमति के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा केवल क्रियात्मक दुर्भाव की जांच तक सीमित है। 3 में जब कोई विधेयक आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए। 3 में सहमति देने और अनिश्चितकालीन देरी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करती है। उपरोक्त में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो आपको कौन सही है? तो 2 और 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन 2 और 4 सही है। 2 में है क्योंकि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने के निर्णय को न्यायिक समीक्षा अत्यंत सीमित है। न्यायालय केवल प्रक्रियागत दुर्भाव की जांच कर सकते हैं। और 4 में है, यह कोई विधेयक के बिना किसी कारण को अनिश्चित काल तक रोकना संघीय ढांचे और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी गई सरकार की विधायी कार्यों में बाधा डालती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। प्रश्न संख्या 54 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 2001 में 64.8% से बढ़कर 2011 में कितना प्रतिशत हो गई है? तो 2011 में कितना प्रतिशत हो गई है? तो आपको 74.04% हो गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 2001 से 64.8% से बढ़कर 2011 में 74.04% हो गई। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 55 है, इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो किस वर्ष सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो आपको 2023 में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इसरो के चंद्रमा 3 मिशन ने 2023 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था की प्राथमिक उद्देश्य की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? तो सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? तो आपको पूंजी निर्माण के लिए संसाधनों को जुटाना आपको अच्छी व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। पूंजी निर्माण के लिए संसाधनों को जुटाना घाटे की वित्त व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 57 है, भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में तटस्थ ब्याज दर की अवधारणा उस दर को संदर्भित करती है जो है तो आपको नीतिगत प्रोत्साहन के बिना विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नीतिगत प्रोत्साहन के बिना विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करने वाली दर को तटस्थ ब्याज दर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 58 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की कौन सी विशेषता भारत के राजकोषीय संघवाद को सबसे अधिक मजबूत प्रदान करती है? तो कौन मजबूत प्रदान करती है? तो जीएसटी परिषद के निर्णय लेने की प्रक्रिया को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। जीएसटी परिषद निर्णय लेने की प्रक्रिया राजकोषीय संघवाद का सबसे अधिक मजबूती प्रदान करता है। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 59 है, बिहार के ऐतिहासिक रूप से औद्योगिकरण निम्न स्तर किस संरचनात्मक आर्थिक कारक के सबसे निकटतम से जुड़ा हुआ है? तो आपको जुड़ा हुआ है तो कमजोर बुनियादी ढांचा और बाजार पहुंच से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कमजोर बुनियादी ढांचा और बाजार पहुंच बिहार के निम्न औद्योगिकरण का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में कौन सरकारी खातों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से सबसे अच्छा अलग करता है? सबसे अच्छा और अलग करता है तो आपको पूंजीगत व्यय भविष्य की संपत्ति बनाता है। पूंजीगत व्यय भविष्य की संपत्ति बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
पूंजीगत व्यय भविष्य की संपत्ति बनाता है, इसे राजस्व व्यय से अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, भारत में वित्तीय समावेश मुख्य रूप से आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है? योगदान देता है तो आपको औपचारिक ऋण और बचत तक पहुंच का विस्तार करके। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में वित्तीय समावेश मुख्य रूप से औपचारिक ऋण और बचत तक विकास का विस्तार करके आर्थिक विकास का योगदान देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 62 है, संविधान के 130वां संशोधन विधेयक मुख्य रूप से किस मुद्दे को संबोधित करता है? संबोधित करता है तो आपको गिरफ्तारी के अधीन मंत्रियों की जवाबदेही से, गिरफ्तारी के अधीन मंत्रियों की जवाबदेही से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संविधान के 130वां संशोधन विधेयक गिरफ्तारी और के अधीन मंत्रियों की जवाबदेही के मुद्दे को संबोधित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जेल में रहते हुए सरकार चलाने से रोककर संवैधानिक नैतिकता का एक मानक स्थापित करना है। इसका लक्ष्य गंभीर अपराधों के लिए 30 दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने वाले मंत्रियों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित स्वचालित रूप से उनके पद से हटाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63, सार्वजनिक वित्त में काउंटिंग आउट की अवधारणा किसे संदर्भित करता है? तो किसे संदर्भित करता है? आपको सरकारी उधार के कारण निजी निवेश में गिरावट से, सरकारी उधार के कारण निजी निवेश में गिरावट से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सार्वजनिक वित्त और काउंटिंग आउट का अर्थ सरकारी उधार के कारण निजी निवेश की गिरावट से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं के उनके प्राथमिक फोकस के साथ सुमेलित करें। प्रथम में पंचवर्षीय योजना, 2 में है सूची 1 में फोकस, मुख्य फोकस। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा कृषि और सिंचाई पर फोकस था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आएगा आपको भारी उद्योग और बुनियादी सामान पर फोकस था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था आपको स्थिरता के साथ विकास पर फोकस था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना था गरीबी हटाओ पर। इस प्रकार ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार है, 2023 के अनुसार है तो आपको क्या है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ISFR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है, जिसमें राज्य केवल उसके साथ वंचित कर सकता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। 2 में कानून की उचित प्रक्रिया जैसे अमेरिका में है। 3 में है प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्यायसंगत, तर्कसंगत हो। और 4 में केवल सरकारी विवेक हो, कूट की सहायता से चुनना है। तो आपको राइट आंसर 1 और 3 आपका कूट सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है दिए गए कथन में 1 और 3 सही है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। हालांकि मेनका गांधी मामले में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्क संगत प्रक्रिया के रूप में की है, लेकिन संवैधानिक पाठ में केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। 67 मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा स्पष्ट रूप से उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद 75 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मंत्रिपरिषद में सामूहिक जिम्मेदारी का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 75 के 3 में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 68 है। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? सीटों के आवंटन से संबंधित है तो आपके ऑप्शन है चौथी अनुसूची से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। चौथी अनुसूची राज्यसभा के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आवंटन सीटों की संख्या का विवरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 69 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की किसी विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण का आधार था? आपको आधार था तो अनुच्छेद 200। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अनुच्छेद 200 विधेयक पर राज्य की विकल्पों को रेखांकित करता है। सहमति देना, सहमति रोकना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना या विधानमंडल विधेयक
को दोबारा पारित कर देता है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत भारतीय संविधान में लिया गया है। कानून द्वारा स्थापन प्रक्रिया का सिद्धांत भारतीय संविधान में लिया गया, कहां से लिया गया है? तो आपको जापान से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा जापान से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 71 है, भारत के निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो कौन सा निकाय जिम्मेदार है आपको? तो परिसीमन आयोग जिम्मेदार है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारत में निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमन एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन एक वैधानिक निकाय नहीं है? पता वैधानिक निकाय नहीं है तो वैधानिक निकाय आपको नीति आयोग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। केशवानंद भारती मामला 1973 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में क्या नहीं कहा था? निम्नलिखित में क्या नहीं कहा था? तो आपको देखेंगे संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की मूल संरचना को बदला जा सकता है, नहीं कहा था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की मूल संरचना को बदला जा सकता है। केशवानंद भारती के निर्णय 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की सीमाएं तय की गई थी। अदालत ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित प्राथमिक कानून का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, उम्मीद अधिनियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहते वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दस्ता और विकास उम्मीद अधिनियम कर दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत की पुष्टि की थी? तो किस सिद्धांत की पुष्टि की थी? तो आपको मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों के बीच सद्भाव और संतुलन का पुष्टि की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार भाग 3 और राष्ट्र के नीति निषेधक तत्व भाग 4 के बीच सद्भाव और संतुलन पर टिकी है। मिनर्वा मिल्स फैसले में 42वें संशोधन के द्वारा उन हिस्सों को रद्द कर दिया जो नीति निषेधक तत्वों डीपीएसपी के मौलिक अधिकार एफआर पर सर्वोच्च प्रदान करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दायरे में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो आपको कौन करता है? तो आपको यह एक अस्थायी विधायी शक्ति है जो संसदीय अनुमोदन के अधीन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अस्थायी विधायी शक्ति प्रदान करता है तो संसदीय अनुमोदन के अधीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। प्रश्न संख्या 77 है, मुगल अधिकारियों और उसके कर्तव्यों के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में कर्तव्य है। तो ए में है मीर बख्शी, तो मीर बख्शी था सैन्य विभाग का प्रमुख। बी में है मीर सम्मा, तो मीर सम्मा हो जाएगा शाही घराने का प्रभारी। 3 में बरीद, तो बरीद 1 होगा खुफिया विभाग का प्रमुख। और डी में मुत्तसिब, तो सार्वजनिक नैतिकता का सेंसर। इस प्रकार ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। प्रश्न संख्या 78, नदी अपहरण की घटना उन क्षेत्रों में होने की सबसे अधिक संभावना है जिसकी विशेषता है। नदी अपहरण की घटना उन क्षेत्रों में होने की सबसे अधिक संभावना है जिसकी विशेषता है। तो जिसकी विशेषता क्या है? सक्रिय विवर्तनिक और शीर्ष अपर्दन है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नदी अपरदन की घटना सक्रिय विवर्तनिक और शीर्ष अपर्दन वाले क्षेत्र में होने वाले सबसे अधिक संभावना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 79 है, बिहार में छोटी और खंडित जोतों की प्रधानता मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो किस प्रकार प्रभावित करती है? तो आपको बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को कम करके। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है,
वायुमंडल में 78% होने के बावजूद नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए एक सीमित कारक क्यों माना जाता है? तो सीमित कारक क्यों माना जाता है आपको देखेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन उस रूप में है जिसे पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 गैस का पौधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे बैक्टीरिया या बिजली या नाइट्रेट या अमोनिया के बदलने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। परिस्थितिकी में इकोटोन शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? परिस्थितिकी में इकोटोन शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको दो विविध परिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण का क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। परिस्थितिकी में इकोटोन शब्द का तात्पर्य दो विविध परिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण का क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। न्यायिक प्रणालियों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग से जुड़े निम्नलिखित जोखिमों पर विचार करें। एक में अपारदर्शी निर्णय लेने वाले मॉडल के कारण न्यायिक जवाबदेही में कमी है। दो में ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित भविष्य के कहने वाले एल्गोरिदम के माध्यम से अंतर्निहित संरचनात्मक पूर्वाग्रह है। दो में निर्णय प्रक्रियाओं में मानवीय विवेक का अनिवार्य बहिष्करण है। और 4 में मनगढ़ंत कानूनी उदाहरणों और गैर मौजूदा उदाहरणों का जोखिम है। उपरोक्त में से नैतिक चुनौतियों को रूप में पहचाना गया है। तो किसको पहचाना गया है आपको? तो आपको डी पहचाना गया है, तो आपको हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 को पहचाना गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि न्यायिक प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग से जुड़ी जोखिमों के संबंध में सभी कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। भारत में जेल प्रशासन की निम्नलिखित में कौन सी संरचनात्मक विशेषता संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं पैदा करती है? एक में जाति पहचान के आधार पर जेल श्रम का आवंटन। 2 में कुछ जेल कार्यों को अपमानजनक या निम्न स्तर के रूप में वर्गीकरण। 3 में है राज्यों में जेल श्रम के लिए समान वेतन संरचना। 4 में महिला कैदियों की प्रजनन स्वायत्ता की सीमित पहचान। तो कूट की सहायता से चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नीचे दिए कथनों में 1, 2 और 4 सही है। जाति के आधार पर काम सौंपना सामाजिक पद अनुक्रम को बनाए रखता है और इसे संवैधानिक समानता और सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है। सफाई और संरक्षण का अपमानजनक बताना श्रम और भेदभाव दृष्टिकोण को पुष्टि करता है जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। जेल मैनुअल महिला कैदियों और प्रजनन स्वायत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्राप्त मान्यता नहीं देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1, 2 और 4 सही है। जबकि 3 जो है कथन आपको, क्योंकि राज्यों में जेलों का वेतन ढांचा समान नहीं है बल्कि इसमें भारी विभिन्नता है, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। 84 है। निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल कटिहार जिले में स्थित है और हाल ही में बिहार के छठे और भारत के 94 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो किसको किया गया था? गोगाबिल झील को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और यह महानंदा और कनखर नदियों के प्रवाह से बनी गोकुल झील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85। बिहार में श्रम बल की कौन सी विशेषता अंतर्राज्यीय प्रवास पैटर्न पर सबसे मजबूत प्रभावी डालता है? तो आपको कौन डालता है? तो मौसमी कृषि रोजगार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मौसमी कृषि रोजगार बिहार के श्रम की वह विशेषता है जिसकी अंतर्राज्यीय प्रवास पर सबसे गहरी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। 86 देखेंगे। मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहती है? मॉडल यूथ ग्राम सभा मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहती है? एक में है भावनात्मक नागरिक शिक्षा के माध्यम से सहभागी शासन को संस्थागत बनाना। 2 में विधायी केंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। 3 में स्कूल स्तर की शिक्षण प्रथाओं और संवैधानिक मूल्यों को एकीकृत करना। 4 में ग्रामीण युवाओं को चुनावी भागीदारी का विस्तार करना। कूट की सहायता से चुनना है। तो आपको 1, 2 और 4 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 3 और 4 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है दिए गए कथनों में 1 और 3 और 4 सही है। मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल छात्रों के सहभागी निर्णय लेने से परिचित कराने के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुकरण करती है।
यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीए के साथ संरेखन, औपचारिक स्कूली शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों, नागरिकता और लोकतांत्रिक प्रथाओं को एकीकरण को सुनिश्चित करता है। और यह भविष्यवाणी मतदाताओं लोकतांत्रिक क्रियाओं को से जोड़ना, ताकि भविष्य में ग्राम सभाओं और चुनावी प्रक्रियाओं के रूप में सक्रिय रूप से भाग ले। इस पहल को अक्टूबर 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण प्रयासों से मजबूत करने के लिए स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एनडीआरसी कहाँ स्थापित है? तो आपको पटना बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 87 है। निम्नलिखित में कौन बिहार का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है? तो कौन सा बनने जा रहा है? तो कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बनने जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बिहार का सरकार का वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 89 है। साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपको किस शहर में? राजगीर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन राजगीर शहर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 90 है। बिहार की पहली वर्ल्ड लाइफ सफारी कहाँ स्थापित की गई है? बिहार की पहली वर्ल्ड लाइफ सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको राजगीर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। बिहार की पहली स्टेट ऑफ आर्ट वाइल्ड लाइफ सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 फरवरी 2022 को राजगीर नालंदा में किया है। यह सफारी लगभग 480 एकड़ क्षेत्र में फैली है और इसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरणों के लिए अलग अलग 5 बाड़े बनाए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। गंडक नदी के मार्ग और बिहार में किसकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है आपको? तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। गंडक नदी, जिसे नेपाल और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, यह काफी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92। हाल ही में जनगणना आर्थिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? शहरीकरण का स्तर सबसे कम है तो किस जिले का कम है? तो आपको समस्तीपुर का कम है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। बिहार के शहरीकरण पैमाने में समस्तीपुर अक्सर सबसे निचले पायदान पर रहता है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार समस्तीपुर में शहरीकरण 5% कम है, जो बिहार के सबसे कम कैमूर के साथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 है। सरकारी क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के लिए आपको मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है आपको? तो बिहार है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। बिहार में 1992 में आरजेडी की सरकार के साथ मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 94 है। निम्नलिखित में कौन जल निकायों में यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो किसने करता है? तो आपको अत्यधिक पोषक तत्व संवर्धन, जिसमें शैवाल, प्रस्फुटन और ऑक्सीजन की कमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। यूट्रोफिकेशन सुपोषण जल निकायों के अत्यधिक पोषण तत्व संवर्धन, विशेषकर नाइट्रेट और फॉस्फेट की प्रक्रिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। प्रश्न संख्या 95 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे मुख्य रूप से किस पर्यावरण मुद्दे के समाधान के लिए बनाया गया है? तो किस मुद्दे के पर्यावरण के समाधान के लिए बनाया गया है? तो आपको ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मुख्य रूप से ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 96 है। गंडक सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना बिहार के किन जिलों के लाभान्वित होने की उम्मीद है? गंडक सिंचाई परियोजना बिहार के किन जिलों में लाभान्वित होने की उम्मीद है? तो आपको किन जिलों में है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान को लाभान्वित होने का उम्मीद है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा।
गंडक सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना का मुख्य ध्यान उत्तर पश्चिम बिहार के गंडक नदी कमान के क्षेत्र में। इस परियोजना में मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों को लाभ होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 97 लिखेंगे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और आपको सिवान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो आपको दिया गया है किसको? इनमें से एक से अधिक को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। वर्तमान सरकारी अपडेट के अनुसार दी गई 3 भाषाओं में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। तमिल 2004 में, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा 2024 में जोड़ी गई है। मराठी, पाली, संस्कृत, असमिया और बंगाली को भी दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। कौन सा संगठन दुनिया भर में महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान में उन्हें नामित करता है? तो नामित करता है कौन? द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल वह वैश्विक प्राधिकरण है जो महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र की पहचान और निगरानी करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। नासा वाइपर चंद्र मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है? वैज्ञानिक लक्ष्य क्या है? आपको चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ का खोज और मानचित्रण करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वाइपर मोबाइल रोबोट है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 100 है। मसाई शब्द का तात्पर्य किससे है? तो किससे है आपको? तो आपको पूर्वी अफ्रीका का एक नीलोटिक जातीय समूह है। पूर्वी अफ्रीका का एक नीलोटिक जातीय समूह है, उससे संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। मसाई पूर्वी अफ्रीका की केनिया की उत्तरी तंजानिया में रहने वाले एक प्रसिद्ध नीलोटिक जातीय समूह है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। दिल्ली के किस ऐतिहासिक बावड़ी के हाल ही में ASI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सहयोग का बहाल किया गया था? तो बहाल किया गया था आपको राजो की बावड़ी में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। मई 2025 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महारैली पुरातत्व पार्क में स्थित 16वीं शताब्दी के राजो की बावड़ी का संरक्षण कार्य पूरा किया है। राजो और बावड़ी लोदी काल की एक 4 मंजिला बावड़ी है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान दौलत खान लोदी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 102। अब 20वीं G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथा कौन सा कथन सही है? तो आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथन ए और बी सही है। ए में है 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इस सम्मेलन के सदस्य देशों में 122 पैराग्राफ वाली घोषणा पत्र पर सहमति बनाई जिसमें स्पिरिट ऑफ उबटू बहुपक्षवाद पर बल दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो किस पर केंद्रित था? आपको उपरोक्त में से एक से अधिक पर केंद्रित था। कथन बी और सी सही है क्योंकि ब्राजील बेलम आयोजित में COP30 का मुख्य उद्देश्य अमेजन वर्षा वनों के संरक्षण और बेलम पैकेज का अपनाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। भारत पैक्स सिल्का पहल कब शामिल हुआ? तो आपको 20 फरवरी 2026 को शामिल हुआ। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 20 फरवरी 2026 को AIC इम्पैक्ट समिट के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत पैक्स सिल्का पहल शामिल हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। प्रश्न संख्या 112 हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार नेपाल के किस ग्लेशियर हिमनद में अपरिवर्तित पीछे हटने का संकेत मिले हैं? तो आपको याला ग्लेशियर को पीछे हटने का संकेत मिला। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययन और मई 2025 में आयोजित एक विशेष ग्लेशियर
फ्यूनल के अनुसार नेपाल के याला ग्लेशियर में अपरिवर्तनीय रूप से पीछे हटने और उसके अस्तित्व को समाप्त होने के संकेत मिले हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यह ग्लेशियर 2040 तक के दशक तक पूरी तरह से गायब हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? लिंग गुणसूत्र नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है? तो आपको छिपकली में नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इसमें लिंग निर्धारण पर्यावरण तापमान द्वारा किया जाता है। इसे तापमान लिंग निर्धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 107 है, डीएनए की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक जानकारी संग्रहित और प्रसारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बनाती है? तो उपयुक्त बनाती है तो आपको दो धागों की पूरकता बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दो धागों की पूरकता डीएनए को आनुवांशिक जानकारी प्रसारित करने के लिए विशिष्ट बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 108 है, वर्णधानता एक है। वर्णधानता क्या है? तो आपको आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। वर्णधानता एक आनुवांशिक विकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 109 देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। एक में हेमोफीलिया, दो में है सिस्टिक फाइब्रोसिस, 3 में सिकल सेल एनीमिया, 4 में डाउन सिंड्रोम। उपयुक्त में से मेंडेलियन विकार है। तो मेंडेलियन विकार कौन है? तो आपके ऑप्शन में देखेंगे केवल 3 है। हेमोफीलिया, मिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया मेंडेलियन विकार का उदाहरण है, क्योंकि एकल अनुवांशिक लोकस का परिवर्तन का कारण है। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो गुणसूत्र 21 और ट्राइसोमी के कारण होता है। इसे ही गैर मेंडेलियन विरासत माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। प्रश्न संख्या 110 है, कार्य वर्क इकाई है। तो वो कार्य इकाई है तो आपको जूल का, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कार्य की इकाई जूल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपको सेल्सियस उष्मा की इकाई आपको सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दिए गए युग्मों में डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है। किसका? तापमान की इकाई है। इस प्रकार नहीं पूछा है, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के स्तंभ में ओजोन की मोटाई किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो डॉप्सन की इकाई के संदर्भ में मापी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। ओजोन की परत की मोटाई मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 113 है, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। चीनी के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। 114, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले जांच के लिए पुलिस द्वारा किए जाने वाले ब्रीथ टेस्ट फिल्टर पेपर में क्या होता है? ब्रीथ टेस्ट फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्रीथ एनालाइजर के परीक्षण में पोटेशियम डाइक्रोमेटिक K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की घोल और लेपित फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 115 है, भारत नेपाल के बीच हुए कोशी समझौता 1954 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, इस परियोजना उत्तरी बिहार बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नेपाल में निर्मित बांध एक शामिल है। 2 में, संप्रभुता जल अधिकार संबंध में नेपाल की चिंताओं को दूर करने के लिए 1966 में समझौते को संशोधित किया गया था। 3 में, तटबंधों के रखरखाव मुख्य रूप से नेपाल सरकार की जिम्मेदारी है, कूट की सहायता से आपको बताना है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। दिए गए कथन में 1 और 2 सही है। 1954 में कोशी समझौते के परिणाम स्वरूप नेपाल में हनुमान नगर में बांध का निर्माण किया गया, ताकि कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार के विनाशकारी बाढ़ को बचाया जा सके। कोसी की जलभूमि और नेपाल से अधिक नियंत्रण देने के लिए 1966 में संशोधित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 116 है, एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? तो आपको 1000 किलोग्राम मैंने CO2 बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम माने 1 मीट्रिक टन CO2 के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। प्रश्न संख्या 117, यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन क्या होगा? यदि पृथ्वी पर घूमने की गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन क्या होगा? तो क्या होगा? तो आपको घटेगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। यदि पृथ्वी पर घूमने की गति घूर्णन गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर शरीर का वजन घट जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 118, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इसका सही परिणाम क्या होगा? तो सही परिणाम क्या होगा? तो आपको वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण का बल लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो आपको यह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंका जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा, अन्यथा वह पृथ्वी पर वापस गिर जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में उपकरण है और सूची 2 में कार्य और विवरण है। आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन का हो जाएगा 4 पानी के भीतर सभी दिशाओं से समुद्री ध्वनियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। बी में है मेगाफोन। तो मेगाफोन हो जाएगा ध्वनि के दूर स्थानों तक फैलाने वाला यंत्र। और सी में है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर 2 होगा हवा की गति को मापने वाला यंत्र। 3 में है टैकोमीटर। तो सॉफ्ट या ड्रिंक के घूर्णन गति को मापने वाला यंत्र। इस प्रकार एक का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। घरेलू बिजली की वायरिंग मूल रूप से एक है। घरेलू बिजली की वायरिंग मूल रूप से एक है। तो आपको क्या है? समानांतर संयोजन है, पैरेलल कनेक्टिंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है। जलते हुए बिजली के बल्ब फिलामेंट का तापमान आमतौर पर होता है। जलते हुए बिजली के बल्ब के फिलामेंट का आमतौर पर कितना तापमान होता है? तो इसका तापमान होता है आपको 2000 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। समान बल्बों के जलते हुए बिजली के बल्ब के फिलामेंट का तापमान 2000 से 2500 सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुण को सही व्याख्या की जा सकती है? परमाणु के थॉमसन मॉडल के परमाणु के निम्नलिखित में किस गुण की सही व्याख्या की जा सकती है? तो आपको परमाणु की समग्र तटस्थता को किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु की समग्र तटस्थता की सही व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। संख्या 124 अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा? अनिश्चितता का सिद्धांत बर्नल हाइजेनबर्ग द्वारा 1927 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक मौलिक सिद्धांत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 है। परमाणु ऊर्जा का दोहन का अक्सर क्या होता है? परमाणु ऊर्जा के दोहन से अक्सर क्या होता है? तो आपको तापीय प्रदूषण होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। परमाणु ऊर्जा के दोहन से अक्सर तापीय प्रदूषण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 126 है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? आवेशित कण है। तो आपको कौन है? तो अल्फा किरण है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। अल्फा किरण धनात्मक रूप से आवेशित कण है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 127 है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस ओर इशारा करती है? धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस ओर इशारा करती है? तो आपका सूर्य से दूर की ओर। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 है। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी पौधा है? उभयलिंगी पौधा कौन सा है? तो आपको पाइन्स है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। पाइन्स एक उभयलिंगी पौधा है। इसमें नर और मादा दोनों शंकु एक ही पेड़ पर लगते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है। एक बीजीपत्री पौधे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दर्शाते हैं? एक बीजी पौधे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को दर्शाते हैं?
तो आपको फूलत्रेती होते हैं, फूलत्रेती होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। एक बीजी पत्री पौधे फूलत्रेती होते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन किसके लिए विकसित किया गया है? बीटी बैगन किसके लिए विकसित किया गया है? तो आपको कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन को कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है, फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आपको उपरोक्त में सभी के द्वारा, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता को उपयुक्त सभी तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। आपको सभी विभाजित अनुप्रयोग के उपयोग से, नाइट्रोजन अवरोधक के उपयोग से, नाइट्रोजन उर्वरक को धीमी गति को प्रसार के उपयोग से, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संगी वोरस है अर्थात अन्य जीवों के रक्त पर जीवित रहता है? तो आपको हो जाएगा बी जोक, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जोक एक संगी बोरस जीव है जो अन्य जीवों के रक्त चूसकर अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए इसे वाह्य परजीवी कहा जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो आपको गंध के द्वारा पहचानते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है, सबसे बड़ा अकशेरुकी बिना रीढ़ वाला हड्डी वाला जीव है? तो बिना रीढ़ वाली हड्डी वाला जीव कौन सा है आपको? तो सिक्विड है, सिक्विड, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी ज्वाइंट सिक्विड है या मोलस्का संघ से संबंधित, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 135 है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली कौन है? तो कैटफिश है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कैटफिश एक वास्तविक मछली है, सिल्वर फिश भी एक कीट है, कैटफिश एक वास्तविक मछली है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 136 है, पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि शाखाएं आमतौर पर ऊपर की ओर और पृथ्वी से दूर बढ़ती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपको गुरुत्वानुवर्तन के रूप में जाना जाता है, गुरुत्वानुवर्तन के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। गुरुत्वानुवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की जड़ें हमेशा नीचे और बढ़ती है जबकि शाखाएं ऊपर की ओर पृथ्वी की दूर बढ़ती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन जड़ें गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए नीचे की ओर जाती है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे, भूमिगत रूप से उत्पादित निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी एक संशोधित जड़ है? सब्जी जो है संशोधित जड़ है, तो आपको कौन है? तो आपको शकरकंद है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। शकरकंद एक संशोधित जड़ है, संशोधित भोजन संचय के कारण फूल जाती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 138 देखें, अदरक एक तना है जड़ नहीं क्यों? अदरक एक तना है जड़ नहीं क्यों? तो आपको इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है, इसके कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। अदरक एक तना है क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं जो जड़ों में नहीं होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 से, पके हुए सेब, टमाटर, अंगूर और छिलके का रंग किसके संचय के कारण होता है? पके हुए सेब, टमाटर, अंगूर के छिलके का रंग किसके संचय के कारण होता है? किसके संचय के कारण होता है? आपको एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। पके हुए सेब और अंगूर के फलों के छिलके रंग मुख्य रूप से एंथ्रोसाइनिन के जमा होने के कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? तो सभी में होता है, स्तनधारी उपस्थिति में, भ्रूण झिल्ली में, पुराने ऊतक में, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे, तो आपको यहाँ से मैथ रीजनिंग इसे स्वयं बना ले, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखेंगे हम मैथ रीजनिंग यहाँ से 141 से, इसका राइट आंसर होगा 45, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे, तो 42 का राइट आंसर सी होगा, 1640, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 15 डिग्री, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 158। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 9। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 होगा, इसका राइट आंसर होगा सी 30 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 हम देखेंगे, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी 120। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 4 दिन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, x = 1 y = 3/2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे, 150 का राइट आंसर होगा ए 1। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। इस प्रकार आपका अरिहंत का 72 बीपीएससी के लिए सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम देखेंगे सेट नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।